नमस्कार। हिंदी विभाग राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है और हम एमए फाइनल के छात्राओं को निरंतर जो है जैनेंद्र कुमार भी पढ़ा रहे हैं और कल हमने पृथ्वीराज रासो का अंश कैमास वध पूरा किया था और जो हमारा 10वां पेपर है जैनेंद्र कुमार विशिष्ट अध्ययन जो मीरा गर्ल्स कॉलेज में ही चलता है, तो उस पर जो हम चर्चा कर रहे थे और जैनेंद्र कुमार के निबंधों पर चर्चा करते हुए आज हम उनका चौथा निबंध साहित्य का उद्देश्य इस पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको सबको ही पता है कि साहित्य के उद्देश्य को लेकर संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और तमाम साहित्यों में ये चर्चा होती रही है कि आखिर साहित्य क्यों लिखा जाना चाहिए और साहित्य लिखने का प्रयोजन क्या होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्यों हम साहित्य लिखते हैं। और इस पर जो है विभिन्न लोगों ने विचार किया है। उसी तरह से जैनेंद्र कुमार भी जो है इस पर अपनी बात रख रहे हैं। इस निबंध के अंदर दो बातें आप ध्यान रखना। एक तो जैसे ये निबंध शुरू हो रहा है तो ये कह रहे हैं भाइयों सच कहो। इसका मतलब ये पढ़ के ऐसे लग रहा है कि ये किसी सम्मेलन में या कहीं पर इनको इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया गया था और ये भाषण शैली में एक तरह से लिखा हुआ निबंध है, क्योंकि तभी उन्होंने और आगे निबंध में चल के वो कह भी देते हैं कि मैं उज्जैन आया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इनको उज्जैन इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया गया था। हो सकता है किसी साहित्यकारों के सम्मेलन में या किसी साहित्यिक गतिविधि में जहाँ पर इन्होंने जैनेंद्र जी को विषय दिया होगा साहित्य का उद्देश्य और कहा होगा कि आप जो है आकर इस विषय पर अपना व्याख्यान दीजिए। तो ये एक जो है इस निबंध की बात है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि व्याख्यान शैली में ये एक तरह की बात कर रहे हैं। दूसरा कि इस निबंध को पढ़ते हुए मुझे भी आगे जाके ये लगा कि जैनेंद्र जी साहित्य से ज़्यादा चर्चा प्रतिभा पर करते हैं कि प्रतिभा क्या वस्तु होती है। प्रतिभा आप जानते हैं हर मनुष्य में, जैसे इसको हम इंटेलिजेंस या कहते हैं, जो एक अंदरूनी एक गुण होता है कि कोई मनुष्य साधारण बुद्धि के होते हैं और कोई बहुत प्रतिभावान होते हैं। तो आधा निबंध जो है वह इस प्रतिभा नामक गुण पर चर्चा करने में उनका लिखा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर मैं मेरी दृष्टि से देखूं तो ये निबंध दो मुद्दों पर बात करता है, साहित्य के उद्देश्य पर भी, साहित्य पर भी और प्रतिभा पर भी, जो रचनाकारों का भी गुण माना जाता है बहुत बड़ा। पुराने संस्कृत के लोग जो कहते थे कि प्रतिभा होने पर और या फिर अभ्यास होने पर जो है वह मनुष्य साहित्यकार बनता है। कई बार कम प्रतिभा होने पर भी अधिक अभ्यास से मनुष्य जो है बड़ा रचनाकार हो जाता है और कई बार अधिक प्रतिभा होने से कम अभ्यास करने पर भी जो है मनुष्य बड़ा रचनाकार बन जाता है। बहरहाल तो ये तमाम चीज़ें जो है इस निबंध में उन्होंने चर्चा की है और हम भी आज जो है इस निबंध को पढ़ते हुए और उनके जैनेंद्र जी की जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, या एक्चुअली होता क्या है कि जब निबंध राइटर निबंध लिखता है तो बहुत सारे विवरण और बहुत सारी बातें करते करते अचानक एक लाइन ऐसा लिख देता है कि जो पढ़कर बड़ी जीवन का सार होता है, या उसमें जीवन की एक व्याख्या होती है, या उसको पढ़कर हमको लगता है कि अरे ये क्या अद्भुत बात कह दी। जैसे कि पिछले निबंध में उन्होंने कहा था कि परिभाषा जो है वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह का ही जो है उसको एक जो है मिटाने की वो पूरा तरह नहीं मिटा पाती है। प्रतिभा जो है परिभाषा जो होती है प्रश्नवाचक चिन्ह को एक हद तक जो है वो क्वेश्चन उसको मिटाती है। तो उसी तरह से बीच बीच में इसमें भी निबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ आएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, आपको उसको और विशेष ध्यान दिलाएंगे। और मुझे ये विश्वास है कि ये पुस्तक अभी तक आपने खरीद ली होगी, बहुत जो है दिन हो गए हैं। तो एक अच्छा विद्यार्थी हमेशा पुस्तक सबसे पहले खरीदता है और फिर उसको खुद ही पढ़ के देखता है, फिर जो है बात करता है, तब और अच्छा लगता है। और अब जो लोग नहीं खरीदेंगे तो उनसे तो हम क्या करें, उनका साहित्य या जीवन का उद्देश्य तो पता नहीं क्या होगा। तो साहित्य का उद्देश्य, लेखक जैनेंद्र कुमार। भाइयों सच कहूँ तो मुझे इतनी आशा न थी। मैं कुछ धर्म संकट के नाते यहाँ आ गया
यहाँ आकर देखता हूँ कि मेरे लिए काम मौजूद है। यानी जैनेंद्र, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जैनेंद्र जी किसी सम्मेलन के किसी में व्याख्यान देने के लिए आए हैं और उनको कुछ वहाँ आशा के विपरीत मिला है और वो धर्म संकट कुछ था जिसके कारण ये आए थे, लेकिन अब यहाँ आकर उनको लग रहा है कि उनके लिए काम मौजूद है। यहाँ सब लोग मनोविनोद के नाते नहीं आए, परंतु एक गंभीरतर लक्ष्य मूलक वृत्ति लेकर आए हैं। यानी जो भी यहाँ पर आए हैं वह एक गंभीर बात को सुनने के लिए, गंभीर बात कहने और जो है उस पर विचार करने के लिए आए, ना कि कोई मनोविनोद यानी मनोरंजन के लिए यहाँ इकट्ठा लोग नहीं हुए हैं। वो जो है वह किसी गंभीर बात पर चर्चा करने के लिए आए हैं। आदर्श जो अंतिम है उसके बारे में कितनी भी बातें हो, सब एक ही है। सहस्त्र नाम स्रोत भी उस नामहीन के लिए थोड़ा है। यानी हम अक्सर साहित्य में चर्चा चलती है, एक तो होता है आइडियल सिचुएशन, आदर्शात्मक स्थिति, और एक होती है रियलिटी। बार बार हर साहित्यकार इस पर जाता है कि रियलिटी क्या होनी चाहिए और एक आइडियल स्थिति क्या होनी चाहिए, आदर्श में कैसा होना चाहिए समाज, ये समाज अभी ऐसा है। एक साहित्यकार तो उस तरह से रचना लिखता है और समाज को ऐसा होना चाहिए, वो जो है वो साहित्य का जो है उद्देश्य एक तरह से हो जाता है। तो इस तरह से समाज जो है वो बात करता है, तो उसके बारे में सब जो है एक जैसा नहीं कह सकते। किसी के लिए आदर्श कुछ है, किसी के लिए आदर्श कुछ है। सहस्त्र नाम स्रोत भी उस नामहीन के लिए थोड़ा है। ये जो आदर्श की अवधारणा है, या जो हमारे एक जिसको कह लीजिए सपनों का समाज है, सपनों का हमारा जो है देश है या सपनों, तो ये सब के लिए अलग अलग है। सहस्त्र नाम स्रोत यानी जैसे भगवान के 1000 नामों वाला एक जो स्रोत होता है, स्रोत जैसे विष्णु जो है वह सहस्त्र नाम स्रोत में उसमें विष्णु के 1000 नाम हैं, उसी तरह से जैसे जो है ये तो 1000 जो है अलग अलग नामों से हम उसको पुकार सकते हैं कि जो है ये आदर्श होना चाहिए या ये ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो उस तरह से ये बात कह रहे हैं। मार्क्स या कि गांधी के सपनों में खास अंतर नहीं हुआ। यानी मार्क्स यानी आप जानते हैं कार्ल मार्क्स, या गांधी के सपनों में खास अंतर नहीं। अब दोनों अलग अलग आदर्श हैं और दुनिया में जो है कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं, कुछ राष्ट्र मार्क्स के आदर्श को मानकर अपने समाज की संरचना कर रही है, तो कुछ जो है वो गांधी को मानते हैं। दोनों के आदर्श अपने अलग थे, लेकिन यदि अगर हम बड़े समुदाय की कल्याण की बात को अगर लेकर सोचेंगे तो ये जो ऊपरी भेद है ये हमें नीचे जाने पर दिखाई नहीं देगा। यानी सब तो आम आदमी का ही भला चाहते हैं, वो चाहे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का कल्याण गांधी जी का उद्देश्य था और वही कार्ल मार्क्स का था। शब्दों का फेर है। दोनों चाहते हैं कि विषमता ना हो, वर्गहीनता हो। दोनों क्या चाहते थे? विषमता ना हो, यानी एक इतना अमीर ना हो और एक इतना गरीब ना हो, इतने अमीर और गरीब ना हो, वर्गहीनता हो। वर्ग कहते हैं हम सामाजिक ढांचे में एक ही तरह से जो बंदे काम करते हैं उसको, उस समूह को जो है वर्ग कहते हैं। मान लीजिए कि किसान एक वर्ग है, यानी एक ही तरह से काम करता है, यानी खेती का। मजदूर एक वर्ग है, रिक्शा चलाने वाला एक वर्ग है। इन सबको उस तरह से, यानी सामाजिक संरचना में एक ढंग से आजीविका पैदा करने वाले को हम वर्ग कहते हैं। उसमें किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, पूंजीपति है। तो पूंजीपति पूंजी से जो है अपना जीवन और एक उस ढंग से काम करता है। तो वर्गहीनता हो, यानी ये जो ऊपर नीचे का भेद है ये ना हो, उसके अंदर जो है वर्गों को लेकर जो क्लासिफिकेशन है वो ना हो। उनके मार्गों में अंतर देखा जाता है, यह अंतर जरूरी और शुभ भी है। हो सकता है कि उनके मार्गों में अंतर हो, यानी गांधी अलग रास्ते से पहुंचना चाह रहे हैं समानता की ओर, और अंबेडकर जो है वो अलग रास्ते से, कार्ल मार्क्स आपके अलग रास्ते से पहुंचना चाह रहे हैं, और अंबेडकर मेरे मुंह से निकल गया तो अंबेडकर भी उस रास्ते पर अलग तरीके से पहुंचना चाह रहे हैं। वो समानता के रास्ते से पहुंचना चाह रहे हैं। गांधी जो है वो हृदय की शुद्धता के द्वारा अपने आचरण में हम सुधार लाकर समानता की ओर वो चाह रहे हैं कि लोग आए, और मार्क्स चाह रहे हैं कि संघर्ष से जो है वह समानता की बात हो। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपके समानता लाना जो है वह मुश्किल हो जाएगा। मार्ग जहाँ पहुँचना है वहाँ से ही नहीं, बल्कि जहाँ से चलना है वहाँ से बनता है। देखिए, मैंने अभी कहा आपको
कि एक रचनाकार एक सूक्ति के रूप में एक बात अपनी कहता है और जो है वो सूक्ति बिल्कुल ही उस निबंध को जो है अलग ही आयाम पर ले जाती है। मार्ग जहाँ पहुँचना है वहाँ से नहीं, बल्कि जहाँ से चलना है वहाँ से बनता है। यानी अक्सर हम एक टारगेट बनाते हैं कि हमें यहाँ पहुँचना है, वो नहीं होता है मार्ग। मार्ग ये होता है कि कहाँ से हमको चलना है। आप मान लीजिए आज एक अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मुझे फर्स्ट ग्रेड स्कूल टीचर बनना है, या मुझे जो है कॉलेज लेक्चरर बनना है, या मुझे आरएस बनना है, तो वहाँ से उद्देश्य शुरू नहीं होगा। उद्देश्य कहाँ से शुरू होगा? जहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू करोगे, जहाँ से आप अपना वो रास्ता तय करना शुरू करोगे, वो माना जाता है। मार्ग विभिन्नता इसी से है। यदि आदमी चले तो मार्ग भेद की चिंता नहीं होगी। यानी आदमी अगर चलना शुरू कर देता है कल्याण के रास्ते पर, अपने लक्ष्य जीवन के उसको पूरा करने के लिए, तो फिर जो है रास्ते कैसे भी हो, कोई उससे जो है चिंता नहीं होती है। चलने से स्वयं मार्ग बनता है। देखिए, सुक्तिपरक बात मैंने कहा, चलने से स्वयं मार्ग बनता है। और अक्सर हम जो स्पेशली हमारा जो अभी मानसिक स्थितियाँ कैसी है, मतलब जो हमारी युवा पीढ़ी है, या जो हम भी थे, बैठे बैठे सोचते बहुत थे, ये होगा तो क्या होगा, ऐसा अगर हमने ये किया तो क्या होगा, वो क्या कहेगा, वो कैसे कहेगा। क्लास में कभी खड़े होके बोलने से भी डरते थे कि पता नहीं सर क्या सोचेंगे, पता नहीं वो पास में बैठा क्या सोचेगा। तो ये जो प्रवृत्ति रही, तो कहीं ना कहीं चलने में बड़ी दिक्कत हुई। बाद में मार्ग में जो है, यानी अपना जीवन के बड़े उद्देश्यों को पाने में दिक्कत हुई, क्योंकि चलने से ही घबरा रहे थे, पहले से ही सोच के रख देते हैं। हमारा जो आसपास का वातावरण भी होता है वो भी ऐसे ही कह देता है। आप कोई बड़ा उद्देश्य उनके सामने कहो कि मुझे ये बनना है, अरे बैठ जा भाई बैठ जा, तेरे बस का नहीं है, अरे तू कहाँ करेगा, तेरे घर की हालत ऐसी नहीं, तेरे वो। ये जो प्रवृत्ति है, ये चलने से पहले ही आपका रास्ता अवरुद्ध कर देती है। चलने से स्वयं मार्ग बनता है। ये देखो, एक लाइन है, मुझे लगता है अपने को तो इसको दीवार पर लिख के रख लेना चाहिए कागज में कहीं पे। चलने से स्वयं मार्ग बनता है। यही तो बात होती है कि हम जब कहते हैं जैनेंद्र एक दार्शनिक भी थे, वो केवल साहित्यकार ही नहीं थे, उसके साथ साथ जो एक वो फिलोसोफर भी थे। तो वो कहते हैं आप चलोगे तो अपना आप रास्ता बनेगा, अपना आप आपके आगे से आगे पथ खुलता जाएगा। घर बैठ के हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो कोई जीवन में हमारा सफलता या जो है रास्ता नहीं खुलना ना बनना। हम लोग अगर चलने वाले हैं तो आपस में बहस नहीं करेंगे कि तेरा रास्ता ठीक है या मेरा। अगर अपन चलेंगे तो तभी तो बहस होगी कि तुम सही चल रहे हो या तुम जो है गलत चल रहे हो। अरे जब किताब लोगे, आप खरीदोगे, पढ़ोगे, दोस्तों से चर्चा करोगे, तभी तो आप कहोगे अरे ये मैंने अच्छी किताब ले ली है, अरे नहीं यार तेरी किताब ज़्यादा अच्छी है, तूने ये कहाँ से ली, मेरी है, दोनों को मिला के पढ़ते हैं। ये चीज़ कब आएगी? जब आप चलना शुरू करोगे। चलने का अर्थ यहाँ क्या हुआ? मेरे लिए ज्ञान अर्जन करना, मैं विद्यार्थी हूँ, शिक्षक हूँ, लेकिन और अच्छा मैं शिक्षक कैसे बन सकता हूँ, और कैसे मैं और तरह तरह से नए ज्ञान से कैसे मैं जो है वाकिफ़ हूँ, तो वो मेरा चलना होगा। और आपके लिए भी क्या होगा कि अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल करें, ताकि जो है आगे जीवन में आप अच्छे से अच्छे जो है पद पर जाएं। या अच्छे से अच्छे पद का मतलब वो नहीं है कि जिनको हम पावरफुल कहते हैं, नहीं, कोई भी पद हो, जो भी पद आपको जो उचित लगता है, जिसमें आपको अच्छा लगता है वो बनना, वो बात जो है वो होनी चाहिए। हम लोग अगर चलने वाले हैं तो आपस में बहस नहीं करेंगे तेरा रास्ता ठीक है या मेरा। वैसे मार्ग की अनेकता की समस्या को दिमाग द्वारा सुलझ चुकी हम मान ले ये संभव है, पर कदम उठाने से पहले मार्ग निर्णय नहीं होगा, सब मार्ग सही या गलत मालूम होंगे। अगर हम एक विद्यार्थियों के हिसाब से इस अंश की व्याख्या करें तो बार बार जैनेंद्र जो कह रहे हैं, अब देखिए निबंध क्या था, साहित्य का उद्देश्य, और जैनेंद्र चर्चा यहाँ किस पर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जैसे युवाओं के लिए कोई जो है वो प्रेरणादायी उद्बोधन हो यहाँ पे, कि आप मार्ग की अनेकता जो है वो उसको आप जब चलोगे तभी तो पता चलेगा। जब निकलोगे बाहर की दुनिया में संघर्ष करने, तभी तो पता चलेगा आपके लिए क्या उपयुक्त है, क्या जो है अनुपयुक्त है। देखिए ना कि हम सब अलग अलग मार्ग से चले हैं, पर इसी कारण यहाँ एक जगह इकट्ठा हो सके। वहाँ उपस्थित लोगों से वो जैनेंद्र कह रहे हैं, किसी व्याख्यान का मैंने बताया शुरू में आपको,
हर व्यक्ति व्याख्यान में आया, जो कहाँ कहाँ से आया है, हर व्यक्ति अलग अलग जगह से आया है, लेकिन कहाँ पर आज एक जगह पर आकर इकट्ठा हुआ है। हमारी कॉलेज है वो जो, तो हर व्यक्ति कहाँ कहाँ से आता है, हर विद्यार्थी एक अलग जगह से आता है, लेकिन कहाँ इकट्ठा होता है कि भाई मीरा गर्ल्स कॉलेज में आके इकट्ठा होता है एक उद्देश्य के लिए। और कोई इंदौर से आया है, कोई भोपाल से आया है, मैं दिल्ली से आया हूँ, इसलिए राहें तो अलग हम सबको लेनी ही है, तभी तो हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक तरह से यहाँ पर जैनेंद्र ये भी कह रहे हैं कि राहें अलग होना भी चाहिए मनुष्यों की, क्योंकि अगर सभी मनुष्य एक तरह की राह पर चलेंगे तो वो भेड़ चाल हो जाएगी, उससे समाज का भला नहीं होगा। और यही बात साहित्य पर भी लागू है, हर तरह का साहित्य अलग अलग राहों का रचा जाना चाहिए, अन्यथा जो है वह एक तरह की पूजा परिपाटी हो जाएगी, यानी जिसको हम नारेबाजी और जिसको हम पोस्टर वाला साहित्य कहते हैं कि एक जैसा लिखा हुआ होना, तो उससे जो है ऊर्जा का संचार नहीं होगा। इस तरह से जैनेंद्र जो है आज पहले अपने उस पैराग्राफ में जो है वो यह बताते हैं हमको कि मार्ग चाहे कितना ही अलग हो या कितना ही कुछ हो, हमें जो है उठकर जो है उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। और हम जब आगे बढ़कर अपना मार्ग अपनाएंगे, ये करेंगे, तो समस्या या जो है रास्ता, मंजिल अपना आप ही हमको दिख जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और हम चर्चा इस निबंध पर कल भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।